नमस्कार। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी पत्नी का पत्र का 5वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरी कहानी मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ भी नहीं हैं। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चाँद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा। पागल वागल जो भी हो, है तो स्वामी ही न तुम्हारा। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृष्टांत याद आ रहा था जो अपने कोढ़ी पति को अपने कंधों पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले गई थी। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच न हुआ। इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर सके। उससे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की यह चर्चा मुझे किसी प्रकार भी सहन न हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वह अब हमारे घर लौटकर नहीं आएगी। लेकिन मैं तो उसे ब्याह की एक दिन पहले यह आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्ले में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इस सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे करना ही पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं हुआ। वह भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। इस काम के बजाय यदि मैं उसे डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुम फिर यह क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो। मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ, जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या। मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर ही छिपा कर रख लेती, लेकिन वह अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है। अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना था कि बिंदु फिर भाग गई, इसलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया। सुनते ही मेरी छाती में सूल चुभ गए। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे मिला। बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुँचा दिया। इसके लिए उन्हें हर्जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उसके मन में नहीं गई। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति यह श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान न था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था। रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी से तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी,
मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूँगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद? शायद कोई रास्ता निकला हो। वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वह आत्महत्या करके मर गई। उस घर के जिस भतीजे से मैंने मेल बढ़ा लिया था, उसी से खबर मिली कि तुम्हारे नाम वह एक चिट्ठी रख गई थी, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी थी। चलो छुट्टी हुई। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है, हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही, तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी यह नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या होता। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।